हेलो, नमस्कार दोस्तों। सुरेंद्र सर अकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं शुक्ला सर। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज जो बनी हुई महत्वपूर्ण खबरें हैं। आप सभी लोग जुड़ जाइए और देखते हैं आज की पहली खबर क्या है और स्टार्ट करते हैं। हम लोग देखते हैं। हाँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बना हुआ है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने क्या किया है, अभी हम्पी मिनी सर्कल को पूर्ण विकसित सर्कल में बदल दिया है। तो आपसे यहाँ पूछ रहा है कि ये हम्पी कहाँ आता है। ऑप्शन नंबर ए कर्नाटका, ऑप्शन नंबर बी झारखंड, ऑप्शन नंबर सी उड़ीसा और ऑप्शन नंबर डी असम। ये कहाँ आता है आपका, ये हम्पी जो आता है आपका कर्नाटक में आता है। कहाँ आता है हम्पी, आप सभी लोगों ने सुना होगा कि पहले विजयनगर साम्राज्य हुआ करता था। तो वहीं पे विजयनगर साम्राज्य की आप लोगों ने पता होगा हरिहर एवं बुक्का, इन दोनों ने क्या किया था, भाइयों ने स्थापित किया था। तो वही है हम्पी है, ठीक है ना। तो आप लोगों को पता होना चाहिए किस में बदल दिया गया है, पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग। ये होता क्या है, याद रख लीजिएगा इसके बारे में। तो जो हमारा कौन है, केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री जो जिनके पास स्वतंत्र प्रभार है, उनका क्या नाम है, प्रहलाद सिंह पटेल। उन्होंने क्या किया है, पुरातत्व सर्वेक्षण में के 7 नए सर्कलों की क्या की है, घोषणा की है। ये नए 7 सर्कल कौन कौन से आते हैं और या कौन कौन से राज्य हैं, याद रख लीजिए। मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, पश्चिम बंगाल और गुजरात में बनाए गए हैं। 7 नए सर्कल के साथ मंत्री ने कर्नाटक हम्पी मिनी सर्कल को पूर्ण सर्कल में बदलने का क्या दर्जा दे दिया है, मतलब घोषणा की है। अब जानिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग कब बना था, ये क्या है। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग बना था 1861 में, यानी जब हमारे यहाँ ब्रिटिश लोग यानी अंग्रेज लोगों का शासन था, तभी इसकी क्या हो चुकी थी, स्थापना हुई थी। कैसे हुई थी, एशियाटिक सोसाइटी अधिनियम के तहत क्या किया गया था, इसकी स्थापना की थी। सर अलेक्जेंडर कनिंघम थे जिन्होंने इसका पहला वो भी डिपार्टमेंट इनको सौंपा गया था। उन्हीं के द्वारा क्या किया गया था, इस संग्रहालय को बनाया गया था। किसको, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, ठीक है। ये उस समय पहला इसका जो संग्रहालय बनाया गया था वो कहाँ बनाया गया था, कोलकाता। लेकिन इस समय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, वो हेडक्वार्टर है आपका नई दिल्ली में। कहाँ है, नई दिल्ली में। ये किसके मंत्रालय के अंदर आता है, तो आप सभी को पता है संस्कृति मंत्रालय के अंदर आता है, ठीक है। कर्नाटका के सीएम आप सभी लोगों को पता ही होगा कौन है, बीएस येदियुरप्पा साहब जी हैं, ठीक है। हाँ, 224 यहाँ विधानसभा सीटें हैं। चलिए आप लोग देख लीजिए कि कौन कौन सा अभी क्षेत्र शामिल हुआ है। और याद रख लीजिए एनटीपीसी का जो पिछला एग्जाम 2016 में हुआ था, तो इससे क्वेश्चन बना हुआ था। तो ये याद रखिए कि अभी चल रहा है एनटीपीसी का एग्जाम, आप लोगों का शायद नवंबर दिसंबर में लिया जा सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटी चल रही है। या अक्टूबर से ही शुरू हो सकता है, कुछ भी मतलब नोटिफिकेशन चल रहा है। जैसे ही वो हो जाएगा तो एग्ज़ाम आप लोगों के होने के, क्योंकि अभी आज गाइडलाइन जारी की गई है एनटीपीसी एग्ज़ाम के लिए, इसलिए बोल रहा हूँ कि शायद में भी पॉसिबिलिटी है कि आपका एग्ज़ाम जल्दी से जल्दी हो सकता है। तो देख लीजिए कौन कौन से क्षेत्र शामिल हैं, एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस रहेंगे। तो तमिलनाडु में त्रिची, यानी पूछेगा कि तमिलनाडु का कौन सा, तो त्रिची। पश्चिम बंगाल का रायगंज, गुजरात का कौन सा है, राजकोट। मध्य प्रदेश का जबलपुर, उत्तर प्रदेश का झांसी और उत्तर प्रदेश से ही मेरठ और कर्नाटका का जो हम्पी। तो इन 7 को क्या किया गया है, शामिल किया गया है। तो ये याद रखिएगा। और इसका जो देखभाल कर रहे थे नीति आयोग कर रही थी। तो इस समय नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी यानी अधिकारी जो सीईओ हैं कौन है, अमिताभ कांत जी हैं। ये चीज़ भी आपको पता होना चाहिए। नीति आयोग के बारे में हम आप लोगों को कई बार बता चुके हैं कि ये कब बना था। इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को। किसके जगह पर ये स्थान लिया था, तो आप सभी को पता है प्लानिंग कमीशन, यानी जो योजना आयोग था, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, उन्होंने इसको प्लानिंग कमीशन लाया था। उसी के आधार पे उसकी जगह पे क्या लाया गया, नीति आयोग लाया गया। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। अगला चलते हैं और अगला क्वेश्चन क्या बना हुआ देखिएगा। हाल ही में एफिंडा ने एएफसी इंडिया लिमिटेड और एनसीयूआई किस शहर के साथ समझौता किया है, दिल्ली के साथ, पटना के साथ, मुंबई के साथ कि भोपाल के साथ। किसके साथ किया है, तो दिल्ली के साथ। जो एफिंडा का फुल फॉर्म याद रखिए क्या है इसका है एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्शन एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। जो एफिंडा है ये बना हुआ था,
इसकी स्थापना आप सबको पता होना चाहिए कि 1985 में की गई थी, एक अधिनियम लाके 1986 में, फिर इस अधिनियम को संशोधित किया गया था 2013 में, फिर इसे 4 अप्रैल 2014 में फिर से संशोधन किया गया था। ये नया पेंडा जो रूल चल रहा है 2014 अधिनियम के तहत चल रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। पेंडा पूछेगा इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो नई दिल्ली में। क्या करता है? कृषि और प्रसंस्करण की जो खाद्य उत्पाद, मतलब जो भी भारत में खाद्य पदार्थ से बनते हैं, उनको निर्यात विकास का प्राधिकरण, मतलब जो भी निर्यात होता है उन सभी चीज़ों को क्या करता है, ये देखता है। ठीक है, इसी के अंदर पूरी सामान की क्या होती है, एंट्री होती है, जितने भी कृषि प्रोडक्ट्स होते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। अभी इसने क्या किया है कि क्षेत्र में क्या करने के लिए, विकास और डेवलपमेंट के लिए और तालमेल बनाने के लिए एएफसी इंडिया लिमिटेड और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी जो संघ होते हैं, हर एक राज्यों में सहकारी संघ, जहाँ कहते हैं ना कि जो छोटे छोटे दुकानदार जहाँ से खरीदा जाता है, मतलब गांव के जो मान लीजिए जो किसान होता है वो अपना सामान कहाँ पहुँचाता है, राष्ट्रीय जो सहकारी केंद्र होता है वहाँ पे ले जाके वो डंपिंग होता है। ठीक है, तो ये हर एक जिला और या स्टेट बाई ब्लॉक बाई बने हुए हैं क्या, राष्ट्रीय सहकारी संघ। तो ये एनसीवाई जो दिल्ली के साथ इन्हें क्या किया है, समझौता किया है। इस समझौते में क्या है, हितधारकों के उद्देश्य को रखते हुए जो मूल्य प्रदान किए जाते हैं किसके संबंध, जो कृषि से संबंधित क्षेत्र होते हैं उनकी गतिविधियों को बनाने के लिए, पारस्परिक रूप से काम करने के लिए ये क्या करेगा, विशेषता के रूप में काम करेगा। अब आपको पता होना चाहिए कि कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य जो उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण है उसके इस समय अध्यक्ष कौन है, तो दिवाकर नाथ मिश्रा जी हैं। ठीक है, एएफसी इंडिया लिमिटेड के प्रबंध निदेशक कौन है, बी गणेशन जी है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में है इसका हेडक्वार्टर। ये चीज़ भी आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन आप लोगों का क्या बना है, क्रिकेट द्रोण जो प्रसिद्ध अभी बुक है, प्रसिद्ध कोच वासुदेव जगन्नाथ परांजपे की पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, जतिन परांजपे के द्वारा, आनंद बसु के द्वारा, बोरिया मजूमदार के द्वारा, कि दोनों यानी ए और दो, दोनों ए और 3, तो कौन सा आंसर हो जाएगा, ये किया गया है ए और 2, यानी आंसर नंबर आपका डी सही है, यानी जतिन परांजपे और आनंद बासु इन दोनों के द्वारा इस पुस्तक को क्या गया है, लिखा गया है। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। कौन सा, क्रिकेट द्रोण। भारत के सबसे प्रसिद्ध क्रिकेटर कोच थे ये कौन, वासुदेव जगन्नाथ परांजपे। की पुस्तक कब लॉन्च होगी है, 2 सितंबर 2020 को जारी की जाएगी। पुस्तक वासुदेव परांजपे के बेटे और वर्तमान राष्ट्रीय चयनकर्ता जो हैं कौन हैं, जतिन परांजपे के साथ, और क्रिकेट के पत्रकार हैं कौन, आनंद बासु द्वारा लिखी गई है। पेंगुइन द्वारा ये प्रकाशित की जाएगी, किसके द्वारा, पेंगुइन के द्वारा इसे प्रकाशित की जाएगी। तो आपसे क्या पूछ सकता है, पूछेगा कि वर्तमान समय में क्रिकेट के पत्रकार कौन है, तो आनंद बासु हैं। ठीक है, ये आपको चीज़ें याद होना चाहिए क्योंकि यहाँ से आपको पता होना चाहिए। आप सबको पता है कि भारत में जो क्रिकेट को कंट्रोल करता है कौन करता है, बीसीसीआई। बीसीसीआई कब बना था, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है 1928 में। जो इसके इस समय अध्यक्ष हैं कौन है, सौरभ गांगुली जी हैं। और जो क्रिकेट दौड़ में बात की गई है, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा, मतलब स्पेशल क्रिकेटरों की इसमें क्या की गई है, बात की गई है इस बुक में के बारे में। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है। निजी क्षेत्र के उस बैंक का नाम बताइए जिसने युवाओं और डिजिटल इच्छुक भारतीयों की बदलती जीवन शैलियों को क्या करेगा, ज़रूरतों को उनको पूरा करने के लिए लायबिलिटी सेविंग अकाउंट शुरू किया है। तो कौन से बैंक ने शुरू किया है, येस बैंक के ने, एक्सिस बैंक ने, कोटक महिंद्रा बैंक ने, एचडीएफसी बैंक। तो ये याद रखिए प्राइवेट बैंक है, तो कौन सी बैंक, एक्सिस बैंक ने अभी ये चीज़ को शुरू किया है। किस लिए, एक्सिस बैंक ने युवाओं और डिजिटल इच्छुक जो उम्मीदवार हैं उनकी बदलते जीवन शैली को पूरा करने के लिए, यानी उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए लायबिलिटी सेविंग अकाउंट चालू किया है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो हमारे युवाओं हैं उनके लिए बदलती हुई जीवन शैली के लिए किस बैंक ने लायबिलिटी सेविंग अकाउंट शुरू किया है, तो आंसर पता होना चाहिए, एक्सिस बैंक ने। यह प्रतिवर्ष 20,000 रुपये हॉस्पिटल नगद बीमा कर प्रदान करेगा जो कोविड-19 के तहत किए गए हॉस्पिटल में खर्चों को क्या करेगा, कवर करेगा। इस महामारी को कवर करने वाला अपने प्रकार का यह पहला बचत खाता बनाया गया है, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है। यह खाता
कौन खोल सकता है? जिसकी एज कम से कम 35 वर्ष से कम आयु के जो श्रमिक वर्ग के जीवन शैली हैं वो लोग खोल सकते हैं। उनकी आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए इस बैंक ने शुरू किया, इसका ये लक्ष्य है। अब आपको पता होना चाहिए एक्सिस बैंक भारत में कब बना था? 1994 यानी 1994 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई महाराष्ट्र में। इसके इस समय एमडी और सीईओ कौन है? अमिताभ चौधरी जी हैं। एक्सिस बैंक की टैगलाइन की न्यूज में है तो रोज़ याद रखिए, बढ़ती नाम का जिंदगी। ये क्या है? इसकी टैगलाइन है, बढ़ती का नाम जिंदगी, मतलब जिंदगी की बढ़ती हुई क्या क्या इसकी टैगलाइन है। ये चीज़ आपको याद होना चाहिए। चलिए अगला देखते हैं। 5वां नंबर आपका क्वेश्चन क्या बना है? उस विश्वविद्यालय का नाम बताइए जिसने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान यानी इसरो के साथ विश्वविद्यालय में एक स्पेस इनोवेशन कम इनक्यूबेशन सेंटर स्थापित करने के लिए समझौते पर अभी क्या किया है? सिग्नेचर किया हुआ है। तो कौन सी कॉलेज है? देख लीजिए, बीजू पटनायक जो प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है, कहाँ? उड़ीसा में ये है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जो रुड़की में है वो है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली वो है। सुरेंद्र साई प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उड़ीसा, तो कौन सा हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर डी, जो सुरेंद्र साई प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ है? उड़ीसा में। इसने क्या किया? अभी साइन किया है। याद रखिएगा कहाँ है ये? उड़ीसा में। सुरेंद्र साई नामक एक क्या है? वहाँ पे एयरपोर्ट भी है, ये भी याद रखिएगा, जो उनका नाम चेंज करके रखा गया है। तो किसके साथ किया है? सुरेंद्र साई प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उड़ीसा के साथ। किसने किया है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो, जिसे हम लोग जानते हैं सुरेंद्र साई प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के साथ इसने क्या किया है? इनोवेशन में बढ़ावा देने के लिए इस तरह का पहला नवाचार इनोवेशन सेंटर क्या किया गया है? स्पेस के लिए स्थापित करने वाला ये अभी MOU यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। वर्तमान समय में आप सभी जानते हैं कि इसरो की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 में। इस समय इसके अध्यक्ष कौन है? KS शिवन जी हैं। इसरो का मुख्यालय कौन है? यहाँ है तो बेंगलुरु कर्नाटका में है। और भी जो अपना विश्वविद्यालय है सुरेंद्र साई, इसके इस समय कुलपति कौन है? तो अटल चौधरी जी हैं। और इसका मुख्यालय कहाँ है? संबलपुर, जो उड़ीसा में संबलपुर नीज में था। याद रखिए उड़ीसा का एक जिला है, ठीक है ना। हाँ चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन क्या बना हुआ है। 6वां नंबर, उस मोबाइल ऐप का नाम बताइए जिसे NCC कैंडिडेट्स के देशव्यापी ऑनलाइन प्रशिक्षण आयोजित करने में सहायता प्रदान करने के लिए लॉन्च किया गया। NCC ट्रेनर, DG NCC ट्रेनिंग, NCC यूथ, DG NCC कैडेट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो अभी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा जो जनरल प्रमोशन का डायरेक्टर है किसके? NCC के, तो उनके साथ मोबाइल प्रशिक्षण ऐप लॉन्च किया। ये मोबाइल प्रशिक्षण ऐप NCC कैडेट के देशव्यापी ऑनलाइन को क्या करेगा? प्रशिक्षण देगा, जो कोविड-19 के लगे प्रतिबंधों के रूप से क्या है? जो प्रभावित है। कौन हो जाएगा इसका? DG NCC ट्रेनिंग नामक एक ऐप लॉन्च किया है। याद रखिएगा इसके महानिदेशक कौन है इस समय? तो लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चोपड़ा जी इसके क्या हैं? महानिदेशक हैं, ठीक है। किसके? NCC की। NCC भारत में बनी कब थी ये आपको पता होना चाहिए। तो 16 जुलाई 1948 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। कहाँ है? नई दिल्ली। इसका मोटो क्या है? इसका मोटो भी याद रखिए, पूछ देगा कि NCC का मोटो क्या है? तो एकता और अनुशासन यानी यूनिटी और डिसिप्लिन होना क्या है? जरूरी है, ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं आपका 7वां नंबर क्वेश्चन क्या बना। RCS उड़ान योजना के तहत ठीक है कितने नए मार्गों की क्या है? मंजूरी दी गई है। तो ये आपको चीज़ें पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए में 78, ऑप्शन नंबर बी में 72, ऑप्शन नंबर सी में 76, ऑप्शन नंबर डी में 74। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 78। जो हमारे केंद्रीय नागरिक उड़ान मंत्री हैं, हाल ही में उन्होंने घोषणा की है। क्या की है? कि जो हमारे रीजनल मतलब क्षेत्रीय कनेक्टिविटी, जो मतलब छोटे छोटे जिला हैं और जहाँ पे क्या है छोटे रनवे हैं, जहाँ पे क्या है कि प्लेन हमारी क्या होती है लैंड करती है इमरजेंसी, तो उस जगह पे क्या किया जा रहा है? चालू किया जा रहा है। तो टोटल कितने 78 के अतिरिक्त मार्गों की क्या है? मंजूरी दे दी गई।
उड़ान 4.0 के रूप में नामित किया गया है। जो हमारी वायु का संचालन है, नया 18 आरक्षित हवाई अड्डों को दिल्ली, कोलकाता, कोच्चि जैसे मेट्रो शहर से जोड़ता है। इसके साथ स्वीकृत मार्गों की श्रृंखला बढ़ के कितनी हो जाएगी? 766 हो जाएगी। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब आपको पता होना चाहिए कि उड़ान स्कीम भारत कब से लॉन्च हुआ था, तो 27 अप्रैल 2017 में ये स्कीम लाई गई थी, जिसका नाम ही था उड़े आम देश का नागरिक। RCS क्या है? रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम है। RCS मतलब रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम। इसमें उड़ान मंत्री कौन है? तो आपको पता होना चाहिए, हरदीप सिंह पुरी जी साहब क्या है इसके उड़ान मंत्री। नागरिक उड़ान मंत्री जो है कौन है? हरदीप सिंह पुरी हैं। ठीक है, आगे चलते हैं और देखते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन क्या बना हुआ। जार बम जो हाल ही में खबरों में देखा गया है, किस देश द्वारा विकसित किया गया है? मतलब किस देश के द्वारा डेवलपमेंट किया गया? रूस के द्वारा, जापान के द्वारा, पाकिस्तान के द्वारा कि इजराइल के साथ? आपको पता होना चाहिए कौन से देश ने विकसित किया है? रूस की जो परमाणु ऊर्जा एजेंसी है, जिसको हम बोलते हैं रोसाटॉम, इसने हाल ही में क्या है डॉक्यूमेंट्री फुटेज जारी की थी, जिसका शीर्षक था टॉप सीक्रेट। इसका शीर्षक क्या है? टॉप सीक्रेट टेस्ट ऑफ ए क्लीन हाइड्रोजन बम विथ द यील्ड ऑफ 50 मेगाटन। जो जार बम है ना, ये विस्फोट को दर्शाता है कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन बम होने का ये दावा कर रहा है। इसलिए याद रखिए, यह हिरोशिमा में जो हमला हुआ था, इस्तेमाल किए गए बम के मुकाबले 3000 गुना ज़्यादा अधिक है। तो सोच लीजिए कितना विनाशकारी है। ठीक है, तो अभी ये रूस ने जारी किया, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। रूस की राजधानी सबको पता है, इसने ही पहले क्या है कभी वैक्सीन खोजी है, तो भी आपको पता होना चाहिए। रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को। करेंसी क्या चलती है? रूबल। रूस के इस समय राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन साहब जी हैं। तो ये चीज़ें हमें क्या होना चाहिए? याद होना चाहिए। ठीक है, रूस के साथ हम आप सभी जानते हैं कि भारत क्या करता है? ब्रह्मोस मिसाइल का परीक्षण किया था इसी के साथ पहला। ठीक है ना, रूस भारत के साथ जो डिफेंस के सेक्टर में बहुत सारा इसका क्या है हिस्सा है। अगला चलते हैं, देखते हैं 9th नंबर क्वेश्चन क्या है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा STIP 2020 तैयार करने के लिए शुरू की गई सहभागिता श्रृंखला का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर इनकमेंस-विद, इन गैर-विद, इन सीओ-विद, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनकमेंस-विद। जो हमारा साइंस और प्रौद्योगिकी विभाग DST है, देश भर के विशेषज्ञों के साथ, मतलब जो बड़े बड़े विशेषज्ञ होते हैं उनके साथ बातचीत करके एक श्रृंखला इनकमेंस-विद शुरू किया है। यह क्या करेगा? साइंस और जो हमारा प्रौद्योगिकी विभाग है उसमें नवाचार लाएगा, मतलब नए नए विकसित करेगा। कौन सा? जो हमारा साइंस डिपार्टमेंट है। अब भारत का ये वैज्ञानिक सलाहकार होते हैं, जो हमारे यानी साइंटिस्ट सलाहकार होते हैं, एडवाइजर, उनकी कार्यालय की प्रक्रिया का एक हिस्सा होगा। मतलब कहते हैं ना कि भारत में कोई भी चीज़ क्या जल्दी, ब्यूरोक्रेसी इतने मजबूत है, ब्यूरोक्रेसी का इतना ज़्यादा शासन रहता है कि जिसके बदौलत हमारे नवाचार को क्या है बढ़ावा नहीं मिल पाता है। तो उसके लिए यह नीति का 5वां संस्करण है, यह मौजूदा नीति की जगह लेगा, जिससे 2013 में ही तैयार किया गया था। मतलब इससे क्या होगा? हमारा साइंस डिपार्टमेंट में क्या होगा? बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होगा। क्योंकि जब अच्छा एक क्या होता है कि फीडबैक तैयार होना चाहिए कोई भी स्कीम के साथ, और कन्वेंशन मतलब कम्युनिकेशन जितना अच्छा होगा, मतलब जब बड़े बड़े सलाहकारों के साथ कम्युनिकेशन होगा उस चीज़ में ऑटोमेटिक क्या होता है? डेवलपमेंट होने लगता है, मतलब विकास होने लगता है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। किस ऑटोमोबाइल निर्माता ने भारत में वर्चुअल रेसिंग चैंपियनशिप शुरू की है? तो याद रखिए कौन सी कंपनी ने? वोक्सवैगन मोटर स्पोर्ट इंडिया ने, आहान कंज्यूमर प्राइवेट लिमिटेड ने, लोक प्रकाश विद्या प्राइवेट लिमिटेड ने, लाइस्टोन ग्लोबल फंड ने। किसने की है? तो वोक्सवैगन मोटर स्पोर्ट इंडिया ने अभी ये चालू किया। जो ऑटोमोबाइल सेक्टर में अग्रणी कंपनी है वोक्सवैगन ने अभी क्या किया है? मोटर स्पोर्ट इंडिया में वोक्सवैगन वर्चुअल रेसिंग चैंपियन शुरू किए। वर्चुअल का मतलब वीडियो के थ्रू। ठीक है, एक आभासी पोलो कप चैंपियनशिप शुरू की है। यह सभी भारतीय प्रतिभागियों के लिए क्या है? खुली है। वह 2020 में WBRC सीजन में रेस के लिए कितने 26 ड्राइवरों को चुना गया है। विजेता
2021 में वोक्सवैगन पोलो चैंपियनशिप में एक वास्तविक पोलो रेस चला सकते हैं। मतलब वो कार चलाने की इनको अभी ट्रेनिंग दी जाएगी, फिर इनकी रेसिंग होगी। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, जैसे विदेशों में होती है। उसके लिए सब चीज़ें तैयार की जाएगी, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर पहले डेवलपमेंट किया जाएगा। किस केंद्रीय मंत्रालय ने राष्ट्रीय GIS सक्षम लैंड बैंक प्रणाली शुरू की है? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने, कौशल और विकास मंत्रालय ने, सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय ने, रक्षा डिफेंस मंत्रालय ने। तो कौन हो जाएगा इसका आंसर? कॉमर्स और इंडस्ट्रियल यानी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। कौन है इस समय? पीयूष गोयल साहब जी हैं इसके मंत्री। केंद्रीय और वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन है? पीयूष गोयल जी ने। इन्होंने नेशनल GIS सक्षम लैंड बैंक सिस्टम क्या है प्रोटोटाइप लॉन्च किया है। यह क्या होगा? निवेशकों को इंडस्ट्रियल भूमि, उनको लिए संसाधन मतलब रिसोर्सेज उपलब्धता के बारे में क्या है वास्तविक समय की जानकारी प्राप्त करने में सक्षम बनाएगा। यह परियोजना शुरू की जाएगी 6 राज्यों के लिए शुरू की गई है। दिसंबर 2020 तक सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में विस्तार किया जाएगा इसका। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। ये हमारे वाणिज्य और उद्योग मंत्री के साथ साथ और कौन से मंत्री हैं? रेलवे मिनिस्टर हैं। ये चीज़ भी आपको क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं आपका अंतिम क्वेश्चन क्या बना हुआ है। यानी स्टैटिक जीके का पार्ट में आपके क्या क्वेश्चन बने हुए हैं। कैगा परमाणु ऊर्जा स्टेशन किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में, महाराष्ट्र में, कर्नाटका में, पंजाब में कि छत्तीसगढ़ में? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटका में। यानी कैगा जो परमाणु ऊर्जा स्टेशन है वो भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। ठीक है, कर्नाटक न्यूज में था, आज उससे एक स्टैटिक जीके बनाया गया है। कैलसेर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? हरियाणा में है कि केरल में है, असम में है, त्रिपुरा में है कि बिहार में है? तो कैलसेर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? सिलरू नदी किस राज्य से उत्पन्न होती है? हिमाचल प्रदेश से। तो इसका आंसर हो जाएगा कैलसेर राष्ट्रीय उद्यान क्या? सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा हरियाणा में। सिलरू नदी किस राज्य में उत्पन्न होती है? हिमाचल प्रदेश में, कर्नाटका में, आंध्र प्रदेश में, गोवा में, गुजरात में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। ठीक है। भरसन चरदीप जो अभी मैं आपको कल पढ़ाया था, ये किस देश में स्थित है? बांग्लादेश में स्थित है, पाकिस्तान में स्थित है, नेपाल में कि मालदीव में कि मॉरिशस में? तो जिन लोगों ने कल देखा होगा कि रोहिंग्या मुसलमानों को इस द्वीप पे भेजा रहा है, कहाँ है ये? बांग्लादेश में है। कहाँ है? बांग्लादेश में। ठीक है। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, लाइक ना किया हो, वो लाइक कर दें। ठीक है। ऐसे ही आप डेली लोग क्या कीजिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। आप लोग अपना विश्वास बनाए रहिए इस चैनल पे, आपको अच्छी अच्छी चीज़ें मिलेंगी। ठीक है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसा ही सहयोग बना